अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे तोशा खाना क्या है, तोशा खाना रेफरेंस क्या है, तोशा खाना का मतलब क्या है और ये कब कायम हुआ और ये क्यों कायम हुआ और किस मकसद के लिए कायम किया गया और इसमें क्या क्या चीज़ें जमा हो सकती हैं। और नाजरीन, इसी के साथ साथ तरीन ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ में एक और ग्रुप बनने जा रहा है। कल मलिक गजनफर अब्बास छीना साहब ने 15 से ज़ायद अरकान असम्बली को अपने घर में इशाइया दिया और उस इशाइये में ये फ़ैसला किया गया कि वज़ीर आला पंजाब के सामने जल्द पेश होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना उनके सामने वो रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। क्या या 15-15, 20-20 लोग जमा होकर अपने अपने मुतालबात मनवाते जाएंगे? क्या ये एक किस्म की ब्लैकमेलिंग की एक किस्म शुरू हो गई? इस पर बात करेंगे। और नाजरीन, अपोजिशन को इकट्ठा करने की शहबाज शरीफ साहब की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं या नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले एतमाद बहाल करे फिर पीडीएम में शामिल करने की बात करेंगे और जो शौकात नोटिस उन्होंने पाड़ के फेंका था पहले उसको जोड़ें और जोड़ने के बाद उस पर वजाहत दें, फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। इन सब मौज़ूआत पर आज बात करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समर इकबाल भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार। भट्टी साहब जी, ये तोशा खाना क्या है, ज़रा कुछ बताएं इस बारे में। तोशा खाना मेरे ख्याल है ज़्यादातर तो जो काबिल फ़हम लोग हैं वो बड़े अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए थोड़ा बता देते हैं कि ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक लॉकर टाइप एक कोई भी चीज़ होती है कि जहाँ पे जो भी जितने भी गवर्नमेंट के जो अफसरान बाला होते हैं या फिर वज़ीर आज़म या सदर जो होते हैं वो अगर बाहर जाते हैं और उनको जो भी तोहफ़े वगैरह मिलते हैं तो वो ला के वो तोशा खाना में बतौर अमानत पहले आके गवर्नमेंट को नोटिस में देना पड़ते हैं और वो उनको बतौर अमानत वहाँ पे रखा जाता है, जमा करवाने पड़ते हैं। उसमें एक ऑप्शन ये होती है कि अगर तो कोई 10,000 से अमाउंट जो पाक रुपीज़ 10,000 से नीचे की अमाउंट की अगर कोई तोहफा हो उसे अगर कोई रखना भी चाहे तो वो नोटिस में दे के रख सकता है, उसकी कानूनन इजाज़त है। लेकिन अगर 10,000 से 4 लाख तक की अगर उसकी मलकियत है तो वो तकरीबन 15% की एक अमाउंट उसके लिए रखी गई है कानूनन कि वो 15% की अमाउंट जो है उसको पे करके तो उसको रखा जा सकता है। और अगर वो 4 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती है तो वो फिर वज़ीर आज़म और सदर सिर्फ ये 2 लोग ऐसे हैं कि जो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यानी 2 लोग सिर्फ, यानी 4 लाख से ज़ायद अमाउंट की जो तोहफ़ा है जो बाहर से किसी भी सरकारी एहलकार को या हुक्मरान को जो सरकारी दौरा करते हैं उसके दौरान अगर कोई उनको कोई गिफ्ट मिलता है या तोहफ़ा मिलता है, अगर उसकी मालियत 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म रख सकते हैं। जी बिल्कुल, समझ लेंगे वो स्पेशल स्टेटस उन्होंने दिया है सदर और वज़ीर आज़म को। लेकिन बड़ी साहब, ये 15% बहुत कम नहीं है? ये 15% क्या बनती है? अगर फ़र्ज़ करें कोई 1 करोड़ रुपये का गिफ्ट मिला है तो 1 करोड़ रुपये की चीज़ जो 15 लाख में उन्हें मिल जाएगी। ये तो ताहिर साहब शुक्र करें उन्होंने 15% रखा है, वो 2% भी रख सकते थे। तो खैर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कानून बनाने वाले इदारे हैं या फिर जब कोई भी कानून इस तरह का पास किया जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा एक जो तरक्की पजीर मुल्क है उसके अंदर तो लाजमी इन चीज़ों को नोटिस में रखना चाहिए कि भाई हम लोग एक पाई जितने भी इकट्ठी करके उसको अपने मुल्क की खिदमत में हम सर्व कर सकें तो वो बेहतर है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि जो लोग 15% पे करके वो तोहफा अपने घर नहीं लेके जाते वो एहसान करते होंगे पाकिस्तान के ऊपर, यानी जो उधर ही छोड़ जाते हैं वो एहसान करते हैं। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन भट्टी साहब, ये तकरीबन ये 1974 से ये है, ये तोशा खाना कायम है, 1974 से ये कायम है। लेकिन इसमें जो चीज़ें आती हैं, जो तोहफ़े वगैरह आते हैं, उनको 15% दे के तो उनको ले जाते हैं जिनको ये तोहफ़े मिलते हैं। तो क्या ये अभी ये जो रेफरेंस दायर हुआ है नैब में, ये तोशा खाना रेफरेंस, इसमें ये 3 जो है ना साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो नामज़द हैं, आसिफ अली ज़रदारी साबिक सदर हैं वो नामज़द हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, और उसके बाद ये अपना ओमनी ग्रुप के जो हैं अनवर मजीद साहब वो भी इसमें मुल्ज़म हैं, नामज़द मुल्ज़म हैं। तो ये इस केस को इतना लटकाया क्यों जा रहा है? इसका फ़ैसला क्यों नहीं किया जा रहा है? इनको चाहिए कि जो सामने एक चीज़ है, एक बंदे को एक चीज़ मिली, एक गिफ्ट मिला, उसने नहीं बताया, लाइल्मी में रखा तो उसने जुर्म किया,
उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि कल बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मीडिया पे आके कह रहे थे कि भाई हमें उन चीज़ों की जितनी भी मालियत है वो पैसे ले लें हमसे या वो चीज़ें वापस ले लें। और बात अब वो खत्म ये करें। बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब उन्होंने ये सारा कुछ रखा था तो उस वक्त उन्हें इस चीज़ की ख्याल नहीं आया इस बात का कि ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं वापस ले लें। जी, वो वापस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप देखें ना कि अब जब उन्होंने देखा है कि जी ये तो केस मजीद उलझता जा रहा है, उलझता इस सेंस में जा रहा है। अच्छा, पहले इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको और बताता जाऊं। मैं इसको जब स्टडी कर रहा था इस केस को तो मेरे सामने आई जी कि आप थोड़ा सा अगर इस केस के ऊपर गौर करें ना तो ये जो तोशा खाना वाला जो रेफरेंस बना ये 2008 का टाइम है कि जब बना जी। और उसके अंदर जैसे आपने बताया कि इसमें 2 वज़ीर-ए-आज़म इन्वॉल्व हैं, एक सदर ममलकत इन्वॉल्व है और साथ में फिर ये जो ओमनी ग्रुप आ जाता है उसमें जी, अनवर मजीद और उनके भाई। जी। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप इस केस को इन डिटेल्स जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक जो वर्ड यूज़ होता था नूरा कुश्ती वाला, वो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक क्लियर होता है। इस केस के अंदर जनाब जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं जी, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम इसके अंदर लगा हुआ है वो इल्ज़ाम बेसिकली यही है कि उन्होंने जरदारी साहब को भी एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके बेनिफिट्स दिए और उनके लिए रास्ते ओपन किए और नवाज शरीफ साहब के लिए भी किए। और इसके अंदर एक चीज़ आप ये भी देखेंगे जाके कि जरदारी साहब ने जो पेमेंट करवाई वो जो 15% वाली पेमेंट होती है, वो कुछ लग्जरी गाड़ियाँ आई हुई थी कि जो मियाँ साहब को पसंद आ गई, तो वो उसकी पेमेंट जरदारी साहब ने करवाई। और पेमेंट कहाँ से आ रही है? वो एक जाली अकाउंट है ओमनी ग्रुप का जहाँ से वो पेमेंट आ रही है। सुभान अल्लाह। और वो गाड़ियाँ जा किसको रही हैं? वो जा रही हैं मियाँ साहब को तोहफे के तौर पे जा रही हैं। यानी उसकी पेमेंट भी जो उसकी अदायगी भी की जा रही है वो भी एक जाली अकाउंट से अदायगी की जा रही है। अभी ये जो बिलावल साहब का जो बयान सामने आया है उसकी बेसिक वजह यही है कि बजाय इसके कि जी इस केस के अंदर वाली तहें मजीद ओपन हों और मजीद चीज़ें डिस्क्लोज हों तो वो बेहतर है कि इसको इधर ही रफा दफा कर दिया जाए तो बेहतर है। यानी बेहतर है कि इसको इधर ही रफा दफा कर दिया जाए, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं क्योंकि बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आएंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह होगी कि जी वो जरदारी साहब ने पेमेंट करवा के वो गाड़ियाँ मियाँ साहब को गई। आप 2008 वाला टाइम निकाल के देख लें, ये तो वो वाले टाइम थे कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो थी वो आपको पता है कि ये एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते थे और कितने के अच्छे तल्लुकात थे। मेरा ख्याल है ये वो सारा ये मैं समझता हूँ ये वो 18वीं तरमीम वगैरह के सिलसिले में तो नहीं था ये सारा कुछ कि उसको पास करवा लिया जाए किसी तरीके से, इनको तोहफे तहाइफ दे के आपस में। उसी दौर भी हुई है ना ये उसी दौर में हुई है, लेकिन ये खैर वो वाला दौर भी था कि जिसके अंदर जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग खास तौर पे बड़ी जमातें तो ये दो ही थी उस वक्त। तो ये दो जमातें, ये ऐसा लगता है कि जैसे जब मुशर्रफ साहब अपने हुक्मरानी में थे तो उस वक्त ये दो जमातें ऑलरेडी प्लान कर रही थी कि जी हमने जब दौरे इक़्तिदार में आना है तो हमने ऐसा क्या करना है कि जिसके अंदर किसी भी सूरत, जमातें तो हम दो ही हैं तो किसी भी सूरत में हम दो ही जमातें छाई रहें। तो इसीलिए वो 18वीं तरमीम उसमें लाई गई ताकि 18वीं तरमीम में चीज़ें डिवाइड कर ली गई कि जी पंजाब जो है वो सारा नून लीग का और सिंध जो है वो सारा पीपल्स पार्टी का है, बाकी दो सूबे जो है वहाँ से जिसको जो मिलता है वो अपना अपना जोर है। फेडरल में जो है वो 5 साल आपके हैं 5 साल हमारे हैं। ये तो अनलकीली अलमिया हमारा ये भी है ना, बदकिस्मती ये भी है हमारी कि यहाँ पे एक भेड़चाल बनी हुई है और भेड़चाल बनी हुई है और जो कहता है कि मैंने करप्शन की है, मैंने क्या करप्शन किया? अगर आप किसी पे करप्शन का इल्जाम लगाते हैं तो वो खुद को डिफेंड करने की बजाय वो आपका कच्चा चट्टा खोल के बैठ जाएगा कि भैया आपने ये किया, आपने वो किया, पहले आप अपनी सफाई दें। ओ भाई, जिस बंदे से पूछा जा रहा है, जिसका एहतसाब किया जा रहा है, फर्ज तो उसका बनता है ना कि वो बताए कि जी ये मेरे सारे खाते हैं, ये मेरे सारे असासाजात हैं, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, नीट एंड क्लीन हूँ। जैसा कि अभी हम कल भी इस पे बात कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब से, जब ये पूछा गया सारा कुछ तो वो खुद एहतसाबी के लिए खुद चले जाते, जाके खुद को पेश कर देते, ना कि उन्होंने इतना जो है वावेला किया और इतने लोगों को अपने साथ मिलाया और पता नहीं क्या कहते हैं पावर शो की। अब इसमें भी यही है भट्टी साहब, इसमें भी यही है कि ये लोग अगर क्लियर हैं तो इन्हें अपने आप को एहतसाब के लिए, खुद एहतसाबी के लिए पेश कर देना चाहिए। बड़े मुहिब्बे वतन बनते हैं ये सारे कि हमें बहुत मोहब्बत है अपने वतन से। ये मोहब्बत का तकाजा है कि इनके बच्चे टीवी पे आगे कह रहे हैं कि ठीक है जी वो चीज़ें जो हमारे वालिदैन ने ली हैं आप उनके अब पैसे ले लें। और भाई क्यों ले लें? अब उनकी तफसील बताएं, आप वजाहत दें कैसे वो चीज़ें गई, पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, क्यों नाजायज़ पैसे दिए। ताहिर साहब यहाँ पे थोड़ा मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने थोड़ा सियासी तौर पे नापुख्तगी का यहाँ पे मुजाहरा किया है।
वो इसलिए क्योंकि अगर ये कुछ सियासी अपना एक कोई अगर चाल चलना चाहते, नाअहल तो ये पहले हो चुके हुए हैं। अब आगे अगर अपने बेटे के लिए कोई रास्ता खोलना था या फिर बताना था कि जी मैं एक समझदार सियासतदान हूँ, तो इनको चाहिए था भाई मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतने इतने केसेस लगे, वो जैसे भी केसेस थे, लेकिन उन्होंने अपने केसेस को फेस किया, वो अदालतों में गए। जरदारी के ऊपर लगे, उन्होंने अदालतों को फेस किया, वो जाके उन्होंने उनको जैसे भी था उन्होंने फेस किया। अब ये जब सियासी लोग इस तरह बजाय वो देखें अंदर जो कानूनी कार्रवाई चल रही होती है उसके अंदर तो अपने सारे दाव पेच खेल रहे होते हैं कि जी कैसे बचा जा सकता है, लेकिन अवाम की नज़रों में वो एक दफ़ा खुद को अदालत में और एहतसाब में खुद को ज़रूर पेश करते हैं। और ये जो जहांगीर तरीन साहब ने किया है, मेरे ख्याल में ये चीज़ इनकी उल्टा अगेंस्ट गई है कि जी लोग उल्टा ये सोचेंगे कि जी देखें जी अगर तो ये दूध के धुले होते तो ये इनको क्या ज़रूरत थी पावर शो करने की। बट साहब ऐसे आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे जो गोरे हैं उनको इस चीज़ पे इतना अपनी अदालतों पे इतना एतबार होता है उन्हें, वो कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, ठीक है जी मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। तो यहाँ पे हमारे मुल्क में ये आलम है कि अगर किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है तो वो यही कहता है अच्छा यार आगे जाके तो मैं तुझसे निपटूंगा, या क़यामत वाले दिन ये होगा। निज़ाम इंसाफ तो हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। मैं ये समझता हूँ कि जी हमारे मुल्क में अगर सिर्फ निज़ाम इंसाफ आप ठीक कर लें ना, सिर्फ निज़ाम इंसाफ ठीक कर लें, आप देखेंगे जितने भी केसेस अदालतों में चल रहे हैं इनके अंदर जो भी अब इस वक्त एक आम आदमी की कंसेप्शन क्या है, वो ये है कि जी हर बंदा ये समझता है कि जी जिसने जितनी बड़ी चोरी की है वो उतना आसानी से बाहर निकल जाएगा, वो उतना ज्यादा शरीफ है, उतना ज्यादा शरीफ है, और जिसने जितनी छोटी चोरी की है उसको उतना ज्यादा घसीटा जाएगा। ये अगर अदालती निज़ाम हमारा कोई थोड़ा मजीद अगर शफाफ हो जाए कि जिसके अंदर वाकई जिसने चोरी की है या जिसने किसी का हक खाया है या जिसने मुल्क में अवाम के साथ ज्यादती की है, उनकी पैसे को लूटा है बेदर्दी के साथ, उनको अगर कोई 2 या 3 इस तरह की एग्जाम्पल सेट कर दी जाती तो फिर आने वाले लोगों के लिए भी वो एक सबक होता है, इबरत का निशान बनता है वो आने वाले लोगों के लिए भी। लेकिन बड़ी साहब वही अलमिया तो यही है ना, मानता ही कोई नहीं। मैंने यही अर्ज किया ना, अगर आप किसी पे ये साबित होगा कि इस बंदे ने ये काम किया है, कोई केस अदालत में आएगा तो वो खुद को डिफेंड करेगा, और जिसने केस किया होगा वो उसके खिलाफ शुरू हो जाएगा कि इस बंदे ने ये किया है जी, पहले ये बताए, इसने ये किया, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी ये आप सुन लें, ये नून लीग के जितने भी तर्जुमान हैं ये बस खुद को डिफेंड करने के साथ साथ ऐसा अटैक कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं, वापस ये हमले कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या मफरूज़ वो कर सकते हैं। जब उनको अदालतों की तरफ से इतना बड़ा रिलीफ मिलेगा तो वो कर सकते हैं। अभी देखें मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं इस वक्त, एक दिन में फैसला हुआ है वैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाला जी बिल्कुल, वो इसीलिए तो फिर अगले स्टेप में उनको मतलब गवर्नमेंट की तो कोशिश थी कि जितनी भी कानूनी तौर पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो करके हम इनको रोक सकें। और खैर ये तो अभी मामला अदालत में है, देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये भी हमारे लिए हैरानकुन चीज़ थी कि जी ऐसे केसेस में नॉर्मली को 6 महीने साल तो आराम से लग जाते हैं इजाज़त लेते लेते ही, लेकिन छोटे मियाँ साहब वो अदालत में पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके उनको बताते हैं कि जी मेरी कल सुबह 4 बजे का टिकट भी है, आपकी मेहरबानी है। वो कहते ठीक है जी जाएं आप, जी जाएं आप, आपकी टिकट है, आपने टिकट ली हुई है, तो आप डिले तो नहीं ना हो सकती टिकट। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो अदालती निज़ाम में हमें नज़र आती हैं कि जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क होते हैं, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि आपको पता है कि फिर तौहीन अदालत जो है वो तो सबसे पहले होती है कि जी किसी की बोलने की जरूरत कैसे हुई कि जी किसी ने निज़ाम इंसाफ के ऊपर बात की। अदरवाइज़ आप देखेंगे जी मरियम नवाज साहबा वो अब इस वक्त जो बेल के ऊपर बाहर हैं वो किस बेल पे बाहर है कि जी उनको बेल दी गई हुई है तीमारदारी के सिलसिले में, वालिद की तीमारदारी के सिलसिले में, और वो भी ऐसे वालिद की तीमारदारी के सिलसिले में कि जो एक तो कानूनी तौर पे इश्तिहारी हैं और सेकेंडली पाकिस्तान में है ही नहीं, जो बैठे भी पाकिस्तान से बाहर हुए हैं कि भाई इनकी तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन जाके बेल कैंसिल हो जानी चाहिए कि जी आपको जिस वजह से हमने जमानत दी हुई है वो काम तो जब हुआ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें वो कोई 2, 4, 6 महीने के बाद जाके एक थोड़ा सा हमें आवाम को एक शो दिखाया जाता है कि जी आज नैब ने कॉल कर लिया है जी मरियम नवाज साहबा को और उन्होंने लोग इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, वो थोड़ा शोर शराबा होता है, जाके वहाँ पे को थोड़ा बहुत कोई आपस में तलक कलामी और टकराव होता है। बस बड़ी साहब ये जेल में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मजबूरी है इनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू करनी पड़ती हैं इनको,
वो सियासी सरगर्मियां इनको शुरू करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर वो ना करें हम्म। तो फिर ये इंटरटेनमेंट है इनके लिए ये। बेशुमार अगर नाम है, ये बेशुमार नाम है। आप देखें अब मियाँ साहबान के टाइम का आप अंदाज़ा लगा लें कि जब वो दौरे इक़्तिदार में थे, उस वक्त तक किसी बंदे को कोई बीमारी नहीं होती, किसी को लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पेश बिल्कुल आती, कोई भी ज़रूरत ही नहीं होती। और जब कोई जेल से बाहर होता है तो उसको किसी तरह का कोई इशू नहीं होता, वो हर तरह की मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे होते हैं, अपने सारे सियासी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अदालत का बुलावा आ जाता है और उनको जेल का मुंह देखना पड़ता है तो अंदर जाते ही भी बीमारियां बीमार हो शुरू हो जाते हैं ना, जाती हैं। बस हाँ जी, बीमारियों को भी समझ आ जाती है कि हाँ जी, यहाँ से ये दरवाज़ा क्रॉस करेंगे हाँ तो जी, बीमारी जो है वो बढ़ जानी है, इससे बाहर निकलेंगे, कदम बिल्कुल पीछे हटाएंगे बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक हो जाना है। पता हाँ नहीं ये जी, क्या जादू है, अल्लाह ही बेहतर आप जानता है। देखें अच्छा। शर्जील मेमन साहब की एक लाइव एग्जांपल है हम्म, कि जी उनको जब वो जितना अरसा वो जेल में रहे हैं तो उन्होंने ज़्यादातर टाइम अपना हॉस्पिटल में गुजारा है। और उस वक्त आप देखते थे कि जब वो अदालत में आते थे उन्होंने हाथ में एक बैसाखी भी पकड़ी होती थी और ऐसे चल रहे होते कि जैसे पता नहीं बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार है, हाँ जी। चल भी सकते हैं या नहीं। और आज वो बैसाखी कहाँ है, आज वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, कुछ नहीं भी नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल सब ठीक एक्टिव हो है। गए। अच्छा हाँ भट्टी जी, साहब, एक वो इसी तरह पीपल्स पार्टी के डॉक्टर साहब थे, वो क्या नाम था उनका, उनके ऊपर भी बहुत बड़े डॉक्टर आसम, बड़े डॉक्टर आसिम, एग्जैक्टली। डॉक्टर आसम, 400-500 उनके अरब रुपए, ये हाँ थोड़ी जी, सी रकम है, इसका कोई क्या इशू ही मसला है? नहीं। वो वो इतना जब छोटा अंदर सा थे तो केस था तब उनके ऊपर। आप देखते थे कि जी हमें टीवी स्क्रीन के ऊपर उनकी जो दिखाई जाती थी वो दिखाया जाता था जी कि पता नहीं बेचारा कितना लागिर हो बस गया होगा ये जेल के आज अंदर। गए कल और गए, बस आज ये कहाँ पे जिक्र है कि जी वो कहाँ है, वो कोई कुछ पता भी ही नहीं नहीं है। है। हाँ चार, जी, मैंने आपसे अर्ज की ना, ये तो हमारा मुल्क बहुत जो है ना वो बहुत अमीर मुल्क है, 400-500 अरब रुपए की क्या बात है, उन्होंने छोड़ दिया उसे। अच्छा भट्टी साहब, ये तरीन ग्रुप के बाद क्या पीटीआई में से कोई नया ग्रुप निकलने का, ये कोई बनने का या निकलने का ये जो प्लान बन रहा है, ये मलिक गजनफर अब्बास छीना साहब ने जो कल शाइया दिया है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये लोग अब ऐसे ही इकट्ठे हो के अपने मुतालबात जो हैं वो मनवाना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेंगे? ये क्या हो रहा है? सुनने में आई है ये बात, लेकिन देखें ये वही बात है जो कल हम बात कर रहे थे। कल जब तरीन साहब के बारे में बात हो रही थी तो उस वक्त इस बात का जिक्र हुआ था कि मैंने आपको अर्ज़ किया था कि अगर जो तरीन साहब के ग्रुप में लोग शामिल हैं, हम्म, अगर उनको अभी सबको अपने अपने मसाइल याद आए, अपने हलकों के मसाइल याद आए हैं, हम्म, तो ये सारे मसाइल सिर्फ उन लोगों को क्यों याद आए हैं कि जो सिर्फ तरीन साहब के हलका अहबाब में है, हम्म। तो ये बाकी सब नहीं को बड़ी क्यों साहब, नहीं याद सवाल आए। तो ये पैदा होता है ना, 3 साल उन लोगों को ये कुछ भी नजर नहीं आया कि क्या हो रहा है। हम्म 3 साल किसी किस्म का मसला, कोई मसाइल कुछ उनको पता ही नहीं है। हम्म अचानक उनको ये मसले मसाइल उस वक्त याद आए हैं जब ये तरीन साहब के गिर्द घेरा तंग हुआ है, तो उन्होंने कहा जी हमारे भी बड़े मसले मसाइल हैं। हम्म 32 बंदे वो इकट्ठे हो गए, 8 बंदे नेशनल असम्बली के हो गए, अब 15 कल खाना खा रहे थे। अब देखें ये क्या मुतालबात रखते हैं अपने, हम्म मनवाते हैं खुद अपने मुतालबात को, नहीं मनवाते, क्या करते हैं? मेरा ख्याल है मान ही जाएंगे ये। नहीं देखें, जो जहाँ तक तरक्याती कामों का तल्लक है तो वो तो आजकल गवर्नमेंट को पता है कि भाई अब ये जो चौथा साल शुरू हो गया हुआ है, ये समझ लें गवर्नमेंट का आखिरी साल है, क्योंकि पाँचवा साल जो होता है वो तो आपका सारा कैंपेन में गुजर जाता है। उसमें भी एंड वाले कुछ महीने ऐसे होते हैं कि वो आपको कैंपेन करने का भी मौका नहीं दिया जाता, या डिलीवर करने का भी उस तरह मौका नहीं दिया जा सकता। अभी आप देखें वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, वो आज मुल्तान में जाके इतना ऐलान कर दिया तरक्याती मनसूबों का, आज कराची में कर दिया, आज शेखुपुरा में कर दिया, आज तो लिया गुजरांवाला गए में कर थे दिया, जी। आज लिया गए हुए थे। तो इसी तरह अब आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि अब अगले जो 2 साल हैं, आज जाके वो कोई तरक्याती मनसूबों का कोई अनाउंस करेंगे, ऐलान करेंगे, अगले को 2 महीने में 4 महीने में जाके उनके ऊपर कोई काम होना शुरू होगा। और जब 2 साल के बाद जब दोबारा जनरल इलेक्शन का टाइम आएगा तो गवर्नमेंट कहने जोगी होगी कि देखें जी हमने तो इतना कुछ कर दिया था आपके लिए। इतना काम कर दिया हाँ हमने। जी, लेकिन तो मेरा मेरे ख्याल ख्याल है गवर्नमेंट तो अपनी साइड से वो जो तरक्याती काम जहाँ जहाँ पे जो होने थे वो अब ये जो इलाके हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि जी जिस तरह पहले जितना भी बजट होता था वो ज़्यादातर बजट तो जो था वो बड़े शहरों के ऊपर ही लगा दिया जाता था। ख़ास तौर पे पंजाब में लाहौर की बात कर रहा हूँ, कराची के ऊपर तो खैर कराची के साथ अगर वो होता तो आज कराची दुबई बना हुआ होता, कराची के साथ तो वो भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने ये किया कि इन्होंने कम से कम ये किया कि बाकी जो छोटे सिटीज़ हैं जिस तरह गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, लिया, ये इन्होंने इन सिटीज़ के ऊपर भी गौर करना शुरू किया। मुल्तान को बहुत अच्छा पैकेज दिया है इन्होंने। अब अल्लाह ये करे कि वो जिस तरह इन्होंने ऐलानात किए हैं वो उसी तरह वो मंसूबे चल भी पड़े और वो पाया तकमील तक भी पहुंच जाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के लिए ये एक वाहिद रास्ता है। महंगाई में तो जो इन्होंने अवाम की हालत की है, अब अवाम को इस चीज़ से नहीं कंसर्न होती कि जी गवर्नमेंट के अपने हालात टाइट हैं या वो फिर पहले
उसकी वजूहात जो भी थी, अवाम को तो अपना रोटी पानी चाहिए होता है कि जी वो हमारा हमारा रोज़ी का सिलसिला अच्छा चलना चाहिए, हमारा घर का चूल्हा चलना चाहिए। बट साहब ये तो सारी बैरूनी बातें हैं ना, ये जनूबी पंजाब में सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, पता नहीं बुज़दार साहब की वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इस चीज़ का तो हमें कोई आइडिया नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप लाहौर शहर का जायज़ा लें, हाँ जी। सराउंडिंग एरिया में आप देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा, टूटी फूटी सड़कें हैं। उधर हमारे एरिया में आपको पता ही है क्या हालात हैं। हुँ। वो अरसा दराज से वो एक शदीद किस्म का मसला है लोगों को ट्रैफिक का, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं उन खड्डों की वजह से, और सड़क टूटी हुई है, सीवरेज का पानी 2-2 फीट तक उधर खड़ा है और गुजरना मुहाल है, कीचड़ है बेशुमार, उधर गंद है, लेकिन किसी की तवज्जो ही नहीं है, कोई रोड बनाने की तरफ जा ही नहीं रहा, कोई सड़क बनाने की तरफ नहीं जा रहा, कोई सीवरेज का निज़ाम जो है उसको ठीक करने की तरफ नहीं जा रहा। तो ये क्या तवक्को रखते हैं उस इलाके की जो अवाम है उससे, ये क्या तवक्को रखते हैं कि वो इन्हें वोट देंगे दोबारा? कभी भी नहीं देंगे। देखिए इसमें सवाल ही पैदा इसमें नहीं होता, ये जो इसमें कुछ मर्जी कर लें, लेकिन इनको ये इनकी परसेप्शन बिल्कुल गलत है। इनको ये जो इलाके हैं चारों, ये लाहौर के साइडों वाले जो इलाके हैं, और कम से कम इनमें तो कोई तरक्याती काम करवा दो, कुछ भी नहीं करवाया इन्होंने। लोग साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। फैसलाबाद में देखें क्या आलम है, जो वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट लगे हुए हैं उनकी टूटियां तक जो है वो चोर वो निकाल के उठा के ले गए हैं। तो बाकी जो वहाँ पे जो है नहर से जो पानी भर के लोग घरों में सप्लाई करते हैं, उनकी चांदी हुई पड़ी है, वो पानी गंदा है, साफ़ है, जैसा भी है, लोग पीने पे मजबूर हैं, लेकिन जो ज़मीन से निकल रहा है कम से कम उससे तो साफ़ है। पता नहीं खान साहब कहाँ पे तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नज़र तो आ नहीं रहा कुछ भी। बज़ाहिर यही है कि संगे बुनियाद का एक कतबा लग जाएगा मार्बल पे कुनिंदा कि ये जी फ़लाँ चीज़ का इफ्तिताह हो रहा है और फ़लाँ काम होने जा रहा है, लेकिन वो पाए तकमील तक कब पहुंचता है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनको जो मेन सिटीज़ हैं भट्टी साहब, जहाँ 15-15, 20-20 सीटें हैं, इनको उन शहरों पे तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए कि लोगों के मसाइल क्या हैं। हम ये नहीं कहते देहात में काम नहीं होना चाहिए, और भाई होना चाहिए देहात में भी काम, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि ये सड़क टूटी हुई है, इसका बनना बहुत ज़रूरी है, वो तो कम अज़ कम बनाए ना, लोगों को बुनियादी सहूलियात, जो पानी तो साफ़ मुहैया कर दें। हम ये नहीं कहते कि जनूबी पंजाब तरक्की ना करे, हमारी तो ये दिली ख्वाहिश है कि जनूबी पंजाब बेइंतहा तरक्की करे। उसको एक सूबा बनना चाहिए अलहदा, सेक्रेटेरिएट अलहदा होना चाहिए, उसका सूबा अलहदा बनना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। लेकिन ये तो कोई जवाज़ नहीं बनता कि लाहौर शहर के सराउंडिंग एरिया में जो कुछ है उसको भूल जाएं, उसको छोड़ दें। कितनी सीटें जीती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से, आपको भी पता है, 1 या 2 ये सीटें इन्होंने जीती हैं लाहौर से, और दूसरी बेल्ट है ये जो गुजरांवाला वाली साइड की, वहाँ से इन्हें कुछ हासिल ही नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं है। तो बस ये अपनी मर्जी, अभी बलोचिस्तान में इन्होंने पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर जो सड़क है उसका ये पिछले वीक में इफ्तिताह किया जाके, जी हम ये जो इलाके हैं जो बलोचिस्तान से नहीं मिल रहे, शहरों से नहीं मिल रहे, उनको हम शहरों से मिलाएंगे। ठीक है जी, मिलाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो लोग हैं इनका भी तो कुछ ख्याल करें ना, जिन्होंने एक बहुत बड़ी तब्दीली के लिए आपको वोट दिया है, लेकिन वो तब्दीली अफसोस के कहीं भी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ बातों की हद तक, तकरीरों की हद तक और वादों की हद तक। ताहिर साहब, मेरा ख्याल है कि इसका एक जो बेहतरीन तरीका है ना, ये सारे जितने भी मसाइल आपने सामने रखे हैं, इनका बेहतरीन तरीका होता है बलदियाती इलेक्शन। कि अब तो जब भट्टी साहब बलदियाती इलेक्शन करवाएं ना, ये इनको किसने मना, इन्होंने नहीं, बलदियाती अभी इदारे अभी बहाल ही नहीं कैसे किए। करवा सकते हैं? अभी आप देखें जो इस वक्त गवर्नमेंट की पोजीशन, अभी तक जो पोजीशन है, इसके अंदर अगर वो बलदियाती इलेक्शन करवाते हैं तो आपको पता है कि अवाम तो ऑलरेडी 3 साल में बिल्कुल महंगाई से इतनी तंग होकर बैठी हुई है कि वो मज़ीद कभी भी ये नहीं वोट देने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक कि जब तक अवाम को फिज़िकली कोई चीज़ सामने नज़र ना आए कि जी इस गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया है। अभी तक इस गवर्नमेंट ने जो किया है वो सारा इन्होंने ऊपर वाले लेवल पे ज़रूर किया है कि जो मुल्की मफादात के लिए है, लेकिन अवाम को निचली सतह पे ज़मीनी तौर पे कोई चीज़ें चाहिए कि जो उनको सामने नज़र आए कि जी ये गवर्नमेंट ने किया है हमारे लिए। इस तरह तो है, तो फिर तो ये सारे जो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं इन्हें भी एक जगह पे पार्टी करनी चाहिए, शाइया करना चाहिए, और इसके बाद ये चले जाएँ PM साहब, वज़ीर आज़म साहब के पास चले जाएँ, ये बनी गाला उधर, और जाके अपने मुतालबात रखें, जी हमारे हल्के में ये मसले हैं, ये मसले दूर करें, नहीं तो हम भी छोड़ रहे हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा हल है। फिर ये जो इन्होंने पंजाब असम्बली के अरकान हैं, नहीं देखिए ताहिर साहब, उसके लिए देखें पंजाब असम्बली का जो फोरम होता है वो बेसिकली इसीलिए होता है कि जी वहाँ पे कानून साजी होती है, वहाँ पे लोग अपने हलकों के, अपने लोगों के, अवाम के मसाइल जो होते हैं वो अवाम के नुमाइंदे वहाँ पे सामने रखते हैं, हुकूमत के सामने रखते हैं और उनके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन हमने ये कभी भी नहीं देखा कि जी हाँ जब वोट मांगने होते हैं और जब कैंपेन चल रही होती है तो उस वक्त तो
वो नुमाइंदगान जो होते हैं वो आके आपको हर तरह के सब्ज़ बाग भी दिखा रहे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट होके आते हैं तो उसके बाद वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि जी हमने अवाम से कोई वादे भी किए हुए हैं। हालांकि अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हर नुमाइंदे को चाहिए कि जी उनका जो भी जितना भी रोल बनता है वो अपने इलाके में हेल्थ के लिए जो काम करवा सकते हैं वो करवाएं, वो अपने इलाके में कोई गलियां हैं, स्कूल्स हैं, उनके लिए जितना भी काम करवा सकते हैं वो करवाएं, लेकिन आपको कहीं पर भी नहीं नज़र आता। भट्टी साहब, ये ग्रुप बनेगा कोई और नहीं, ग्रुप? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि बनेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर ये ग्रुप बनता है तो कल को तीसरा ग्रुप भी खड़ा होगा और परसों चौथा ग्रुप भी खड़ा होगा। और ख़ान साहब की नेचर का अंदाज़ा है सबको कि वो अभी आप देखेंगे कि 1-2 दिनों में ही उनकी कोई ना कोई बयान उनका आ जाएगा इस तरह का कि वो इस चीज़ को लाजमी तौर पे कोई ना कोई मैसेज देंगे कि जी ये जो काम शुरू किया गया ये नहीं होना चाहिए। चलें जी, जो भी हो बेहतर ही हो। अच्छा भट्टी साहब, अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए छोटे मियाँ साहब की सारी कोशिशें नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने जितनी भी ये कोशिश की, एक उन्होंने बयान दिया इशाइये में, बयान क्या दिया इशाइये में, उन्होंने ऑफ़र की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में शामिल होने की। दूसरी साइड पे अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एतमाद बहाल करे, अगर एतमाद बहाल नहीं करेंगे तो फिलहाल दरवाजे बंद हैं। शोकाज नोटिस जो उन्होंने फाड़ के फेंका उसको पहले जोड़ा जाए, उसके बाद उसकी वजाहत दी जाए, तो उसके बाद फिर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये झुकेगी, इनकी बातें मानेंगे ये सारे? अच्छा, इस मामले में ताहिर साहब अभी ज़्यादातर जो बात हो रही है वो सारी इसी मामले के ऊपर हो रही है कि जी शायद पीडीएम दोबारा से एक्टिवेट होने जा रही है या फिर पीपल्स पार्टी उसके साथ दोबारा से शमूलियत करती है या नहीं करती, इस तरह की बातें हो रही हैं। जबकि मुझे इस सारे मामले में कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देखें कि आप ये जो मियाँ साहब ने जो इशाइया दिया है उसके अंदर भी आप इसको ज़रा गहरी नज़र से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर उन्होंने बिलावल साहब को भी इनवाइट किया था, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इनवाइट किया था। उसमें बिलावल साहब भी शामिल नहीं हुए, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल नहीं हुए। आपको लगता है, और इवन के मरियम नवाज साहब भी नहीं शामिल हुई, इस्लामाबाद में होने के बावजूद नहीं शामिल। उन्होंने तो कहा है ना, उन्होंने कहा है जिस जगह पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं वहाँ मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, समझ ले मैं भी वहाँ मौजूद हूँ। नहीं, ये सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज़ और एक सियासी बयान हो सकता है और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ आप ये देख लें कि अगर वहाँ पे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बुला रहे थे और बिलावल भुट्टो को भी बुला रहे थे, तो ऑब्वियसली उनकी एक कोशिश ये होनी थी कि हम लोग दोबारा अपने जो पहले वाली जो भी आपस में तलखियाँ हैं या नाराज़गियाँ हैं उनको ख़त्म करके हम एक दफ़ा दोबारा गवर्नमेंट के लिए मुत्तहिद होकर गवर्नमेंट के लिए कोई टफ़ टाइम क्रिएट करें। लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज साहबा ने फिर अपना एक अलग जो उनका एक अपना माइंड सेटअप था वो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उन्होंने शाम को ही आके उन्होंने बताया भी सी, अवाम को क्लियर भी किया लोगों को कि जी ये कोई पीडीएम को दोबारा से एक्टिव करने की कोई ऐसी कोशिश नहीं थी, ये सिर्फ एक इशाइया था कि जिसके अंदर। भट्टी साहब, अगर ये सदर की बात, ये पार्टी के सदर हैं ना, ये छोटे मियाँ साहब पार्टी के सदर हैं, अगर ये सदर की बात नहीं मानते, जब उन्होंने इनको ऑफर की थी कि दोबारा पीडीएम में आए, उन्होंने सोचने का टाइम मांगा, कोई बात हुई है तो बाहर निकली है ना, ऐसे मफरूज़ा तो नहीं किसी ने पेश कर दिया। तो ये बात हुई है, जब ये बात हुई है तो फिर इनको इतराज़ उठाने की क्या ज़रूरत है जी? फिर ये कोई जनरल सेक्रेटरी भी वो क्या होता है अब्बासी साहब के पास, ये वो भी ढूंढ ले कोई, यानी इसका मतलब ये है कि मैं भी इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं भी ओहदा अपने पास नहीं रखूँगा पीडीएम का। तो ये इनको क्या ज़रूरत है अपने ये जो कायदी है ना इनके मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ठीक है जी, बड़े कायद तो इनके माशाल्लाह बाहर हैं, वो बैठ के वहाँ पे पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त जो साख है और शुरू से लेकर अब तक जो अवाम के दिलों में उनके लिए जगह भी है, और काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा कि वो बड़े मियाँ की बजाय छोटे मियाँ साहब की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और उनको ज़्यादा इसलिए भी अच्छा जानते हैं कि जी उनके काम सबके सामने हैं कि जी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जितनी बार भी वज़ीर आला साहब बनकर आए वो उन्होंने अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई, जितना डिलीवर कर सकते थे किया। अगर अभी भी पार्टी की बागडोर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हाथ में दी जाए तो वो अभी भी ना सिर्फ नून लीग को दोबारा स्टैंड कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, बल्कि अभी भी दोबारा से ये एक पीडीएम वाली तहरीक भी दोबारा से स्टार्ट की जा सकती है कि जिसके साथ कल को दोबारा गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम हो सकता है। बट इसे पीडीएम की जो तहरीक है वो दोबारा जिंदा हो जाए या जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन जो मोमेंटम पहले बना हुआ था, पिछले साल सर्दियों से पहले बना हुआ था, वो नहीं बन सकता।
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने नाजरीन को ज़रा तोशा खाना के बारे में थोड़ी सी मालूमात देता जाऊँ। तोशा खाना एक आर्जी सामान रखने की या तहाइफ़ रखने की एक आर्जी जगह है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब भी पाकिस्तान का कोई हुक्मरान या ब्यूरोक्रेट किसी सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क जाए और उसे वहाँ तहाइफ मिले तो वतन वापस आकर ये तहाइफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक मिलने वाले तमाम तहाइफ तोशा खाना में जमा करवाना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक कोई भी तोहफ़ा जिसकी कीमत 10,000 रुपये तक हो, वो तोहफ़ा किसी कीमत के बगैर ही तोहफ़ा वसूल करने वाले को दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा तोहफ़ा जिसकी कीमत 10,000 से ज़्यादा हो, वो कीमत का 15% अदा करके हासिल किया जा सकता है। 4 लाख रुपये या इससे ज़ायद मालियत का तोहफ़ा सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सिवा किसी को रायती कीमत पर नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।